हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर 17 है। तो साथीगण आज के पेपर में आइए दोस्तों चर्चा करते हैं कि आपकी एनटीपीसी 2021 में किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जो कि प्रसिद्ध संगीतकार है। साथीगण अगर मैं बात करूँ सितार, रुद्रवीणा, तबला और बांसुरी, और इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ साथी तो रुद्र वीणा से संबंधित आपके उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर जो संबंधित है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में वाद्य यंत्र एवं कलाकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जितने भी चाहे सितार से, रुद्र वीणा से, तबला से, बांसुरी से, जितने भी बड़े बड़े नाम है दोस्तों, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर साथीगण मैं बात करूँ कि सितार वादक से कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार, तो पंडित रविशंकर साथीगण आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्ताद विलायत खान, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर और सुजात हुसैन खान जैसे दोस्तों बड़े बड़े नाम आपके सितार वादक कलाकार से संबंधित है। साथीगण आपको याद रखना है, मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद शाहिद परवेज खान और अनुष्का शंकर के साथ साथ सुजात हुसैन खान, ये जितने भी बड़े बड़े नाम है दोस्तों आपके सितार वादक से संबंधित हैं। अगर दोस्तों मैं रुद्र वीणा से अगर बात कहूँ तो रुद्र वीणा से असद अली खान साथीगण बड़े नाम है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ उस्ताद अली जकी हैदर, ये भी आपके रुद्र वीणा से संबंधित है। और उस्ताद बंदे अली खान, आबिद हुसैन खान, रजब अली खान और कृष्णा राव कोलपुरे, ये जितने भी दोस्तों मैंने कहा ना आपके एग्जाम के लिए रुद्र वीणा से संबंधित बड़े बड़े नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना कि तबले वादक से कुछ इंपॉर्टेंट नाम, तो उसमें से दोस्तों शिव नारायण जोशी और परमानंद जोशी, ये आपके तबले वादक से संबंधित है। चंद्रनाथ शास्त्री, ये भी आपके तबले वादक से संबंधित है। लेकिन उसमें से अल्लाह रखा खां जो है ना, सो बहुत बड़े नाम है तबला वादक से। उसी तरह से जाकिर हुसैन भी बहुत बड़े नाम है तबले वादक से। तो ये जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आपके तबले वादक से मैंने बताया आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात कहूँ कि बांसुरी वादक कलाकार के कुछ इंपॉर्टेंट नाम, तो जो कि सबसे बड़े नाम अगर मैं बात करूँ तो हरि प्रसाद चौरसिया, ये बहुत बड़े बांसुरी वादक के नाम है दोस्तों। वहीं पन्ना लाल घोष आ जाएगा। वहीं कुंजमणि, एल नीला और राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये जितने भी दोस्तों आपके नाम है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है बांसुरी वादक से। और हमेशा आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। मैं पुनः कह रहा हूँ, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला और राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं आपके बांसुरी वादक से संबंधित है, आपको याद रखना है साथीगण। लेकिन आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी न्यूज़ है कि अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपको 2016 से लेकर 2021 यानी 2016, 2020, 2021 के जितने भी दोस्तों पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन से पूछा गया था, मौर्य काल से, नदी, खेल, पुस्तक, त्यौहार, उत्सव, ये सारे के सारे दोस्तों आप सबके लिए एक ई बुक बनाया गया है। मात्र और मात्र दोस्तों 21 रुपया आपको लगेगा साथीगण। टॉप 500 क्वेश्चन है साथीगण, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं डाला गया है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूरे टॉपिक वाइज आपके सिस्टमेटिक तरीके से डाला गया है। अगर दोस्तों पंचवर्षीय योजना का पढ़ना है ना, तो उसके फॉर्मेट में ही दिया गया कि पंचवर्षीय योजना इतना से इतना क्वेश्चन के बीच में डाला गया है। अगर आपको 1857 की क्रांति पढ़ना है ना, तो उसमें डाला गया कि 50 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच आपके 1857 की क्रांति से डाला गया है। तो दोस्तों मात्र और मात्र आपके लिए 21 रुपया में 7856897115 के माध्यम से दोस्तों आप व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर जुड़िए दोस्तों। बहुत सारे मेरे साथीगण हैं जो अब तक इस पीडीएफ ई बुक को ले चुका है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना कि इस ई बुक में किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरे इतने प्रकार के टॉपिक है। कुल 17 टॉपिक है दोस्तों, जो यहाँ पे 15 टॉपिक मैंने लिखा है, लेकिन 17 टॉपिक मैंने 2 टॉपिक को और बढ़ाया हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों पुस्तक एवं लेखक से बात करूँ तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया है। अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, इसी तरीके से दोस्तों पूरे 17 के 17 टॉपिक दोस्तों पूरे सिस्टमेटिक तरीके से डाला गया आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। बहुत कारगर साबित होगा साथीगण। अगर आपको ये लेना है दोस्तों मेरे मेहनत के लिए दोस्तों, अगर आपको 21 रुपया पेमेंट करने में अगर भारी पड़े ना दोस्तों, तो शायद मैं इससे नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आपको 21 रुपया पेमेंट करना है तो इसमें दोस्तों जाके जरूर जुड़िएगा। वहाँ कैसे लेना दोस्तों, मैं आपको स्कैनर वगैरह गूगल पे, फोन पे, मोबाइल नंबर दूंगा दोस्तों, वहाँ पे आप जाके पेमेंट करके दोस्तों
वहाँ से इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 241 में कहा गया है कि हमारे संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालयों से संबंधित अगर मैं बात कहूँ तो आर्टिकल 241 है, जो साथीगण आपको याद रखना है। आइए दोस्तों पूरे जितने भी आर्टिकल उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं बात कहूँ कि आर्टिकल 241 भारतीय संविधान के भाग आपके 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है, जो संसद को कानून बनाकर ऐसे न्यायालय बनाने की, किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित करने का अधिकार है, साथीगण आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना आर्टिकल 221 बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते छुट्टी और पेंशन से संबंधित जो प्रावधान है ना, सो आर्टिकल 221 में कहा गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आर्टिकल 263 की बात करूँ ना, तो इसमें से अंतर्राज्य परिषद के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 263 के अंतर्गत में जिक्र किया गया है। और अगर मैं बात करूँ जिसकी इस स्थापना राष्ट्रपति सार्वजनिक हित में कर सकते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 की बात करूं तो सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित आर्टिकल 189 में कहा गया है। अगर दोस्तों क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन अगर आप सबको अच्छा लगे ना दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। लेकिन दोस्तों अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके जुड़िएगा, वहाँ इस क्लास का साथीगण पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन में गुप्त वंश दिया गया है, चालुक्य वंश दिया गया, मौर्य वंश और पुष्यमित्र, जो पुष्यभूति मित्र वंश है ना, ये जितने भी दोस्तों वंश है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि हर्षवर्धन आपके पुष्यमित्र वंश से संबंधित है। दोस्तों आइए जितने भी वंश ऑप्शन में सारा का सारा ऑप्शन चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि गुप्त वंश के प्रमुख शासकों में से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और कुमारगुप्त, ये बड़े बड़े नाम दोस्तों हमेशा गुप्त वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद देना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गुप्त वंश के शासक है जिन्होंने अपने सिक्के पे वीणा वादन किया था, तो आपके समुद्रगुप्त आ जाएगा, आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमादित्य के नाम से किस गुप्त वंश के शासक को कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ये पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। अगर मैं पुलकेशिन प्रथम की बात करूं साथीगण, तो चालुक्य वंश के संस्थापक के रूप में पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिन्होंने 543 में चालुक्य वंश की स्थापना किया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। पुलकेशन प्रथम ने वातापी आधुनिक बादामी को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलकेशिन प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था, तो वातापी में बनाया था, जो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगर मैं मौर्य वंश की बात करूँ तो प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ 322 से लेकर 185 ईस्वी पूर्व के बीच में मौर्य वंश का कार्यकाल माना जाता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करूं दोस्तों तो पाटलिपुत्र है, ये भी आपको याद रखना, जो अब अभी वर्तमान में उसे पटना के नाम से जाना जाता है। अगर मैं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं, तो 322 से लेकर 298 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ना आपके एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं दोस्तों, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाता चला आ रहा हूँ। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं आंसर की बात कहूँ ना, तो आपके जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना, उसी 5वीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी के द्वारा दोस्तों समय को पूरा होने से पहले इसको बंद कर दिया गया था। आइए दोस्तों जितने भी ये पंचवर्षीय योजना है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके 1951 से लेकर 56 तक चला था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इसका मुख्य उद्देश्य तो कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास करना था, और साथ ही देश को विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समस्याओं के उभरने की मदद करने का कारण था। अगर मैं बात करूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना
के समय अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो क्रियान्वयन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में थे, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 आईआईटी की स्थापना किया था। आप लिख के ले लो दोस्तों, कई बार आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय अध्यक्ष कौन था, तो गुलजारी लाल नंदा था। और आदर्शवाद कृषि का विकास था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ कि सोवियत मॉडल पर आधारित, यह योजना सोवियत मॉडल पर आधारित था, जो केंद्रित योजना और सार्वजनिक क्षेत्र पे जोर दी गई थी। अगर मैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करूँ, तो आपके 1969 से लेकर 1974 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा चौथी पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है कि कौन से मॉडल पे आधारित था, तो गार्गिल फॉर्मूला पे आधारित था। साथीगण, आपको याद देना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि इनका जो चौथी पंचवर्षीय योजना लाने का मुख्य उद्देश्य रहा था, उद्देश्य धन और आर्थिक शक्ति को बढ़ाते संकेंद्रण को सुधारना था, जो आपको साथीगण याद रखना। अगर मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करूं, तो 1974 से लेकर 78, और इसी पंचवर्षीय योजना को खत्म होने से पहले ही बंद कर दिया गया था, जो क्वेश्चन आपके पूछा गया था। और अगर मैं बात करूं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था, और इसी योजना के जरिए कृषि उत्पादकता और रक्षा में आत्मनिर्भर शामिल होने का मकसद था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में हमेशा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि सेंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया के कॉफी पत्तन के रूप में जाना जाता है, ये पूछ रहा है कि कौन से देश में स्थित है। साथीगण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटोस बंदरगाह कौन से देश में स्थित है, तो ब्राजील में स्थित है। आपको दोस्तों ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना कुछ इंपॉर्टेंट फ्रांस के बंदरगाह, जिसमें से मार्सेले, ये आपके फ्रांस के बंदरगाह है, ले हावरे और नेट टेस्ट जो प्रमुख बंदरगाह, ये आपके समुद्र जो कि फ्रांस से, तो आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में फेस्टिवल से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित, ये सारे के सारे दोस्तों एक ही समाधान है। दोस्तों, आप अगर हमारा इस ईबुक को ले रहे हैं ना, टॉपिक वाइज ईबुक, जो अभी मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले बताया, सारा का सारा दोस्तों समाधान, एक एक क्वेश्चन जितना मैं करवा रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज माध्यम से करके डाला गया दोस्तों। बहुत मेहनत किया गया, बहुत ऐसे मेरे साथीगण जो उस टॉपिक वाइज को ले चुका है। अगर दोस्तों आपको लेना है तो व्हाट्सअप नंबर 7856897115 में दोस्तों जाके जरूर जुड़िएगा। वहाँ दोस्तों मैं स्कैनर या फ़ोन पे को मोबाइल नंबर दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं तुरंत आपको वहाँ पे ई बुक को भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का, अगर मैं आंसर की बात करूँ, तो मोनपा जनजाति के द्वारा दोस्तों लोसर त्यौहार मनाया जाता है, जो आपको याद रखना है। अगर मैं कुछ मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट अगर अगर जनजाति की बात करूँ, तो गोंड, भील, बैगा जैसी जनजाति आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। साथीगण, आपको याद रखना है। झारखंड से संथाल, मुंडा, हो, उरांवा जैसे जनजाति आपके झारखंड से। और दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, मैं एक ही चाहता हूं कि अगर आप हमारे क्लास में अगर जुड़े हुए हैं ना, तो मैं दोस्तों जितना मुझे लग सकता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं उतना एफर्ट लगा के आपके बीच में पीपीटी बना के लाता हूं। अगर दोस्तों आप मेरे क्लास को देख रहे हो ना, तो वाकई में दोस्तों आपको लगता होगा कि नहीं, वाकई में ये क्वेश्चन ओरिएंटेड आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं उड़ीसा की कुछ इंपॉर्टेंट अगर जनजाति की बात करूं, तो भील, संथान, गोंड और सावरी जैसे जनजाति आपके उड़ीसा से संबंधित है। अगर मैं छत्तीसगढ़ से बात कहूं, तो यहाँ गोंड, भील, मरसिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मरसिया मरसिया पूछा जाता है कि मरसिया जनजाति कौन से राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, तो आदि आ जाएगा, नागा आ जाएगा, मिसमी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अरुणाचल प्रदेश से, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं असम से बात करूं, तो बोडो, खासी, गारो जैसी जयंतियाँ आपके असम से संबंधित है। खासी, जयंतिया, गारो ये आपके मेघालय से संबंधित है। आपके मिजोरम से बात करूं, तो मिजो, चकमा, लांगू जैसे जनजाति आपकी मिजोरम से संबंधित है। अगर मैं नागालैंड से बात करूं, तो नागा, कुकी, अंगामी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नागालैंड से, जो बार बार आपके एग्जाम में जनजाति क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न सूचीबद्ध अम्लों में क्या बोलता है दुर्बलतम है, तो उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथीगण, अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात कहूँ, तो एसिटिक अम्ल आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम में अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि
सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपके नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपके इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अगले क्लास में ये जितने अम्ल वाले से क्वेश्चन है मैं पूरा डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र। अगर मैं तारापुर की बात करूँ ना दोस्तों, तो तारापुर आपके महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, आइए दोस्तों रिवीजन पूरा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के बोईसर में स्थित है। ये पॉइंट साथीगण याद रखना है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो ये उनका जो परमाणु संयंत्र है ये कोटा में स्थित है। अगर मैं मद्रास की बात करूं तो ये तमिलनाडु के कलकप्पम में है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। दोस्तों आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैगा परमाणु ऊर्जा ये कर्नाटक में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया था। काकरापारा दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। नरोरा दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। भीमपुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है ना, तो आप आराम से ले सकते हैं दोस्तों, और बाद में एक बार जरूर रिवीजन करना। लेकिन आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए ना, तो दोस्तों इसी चैनल के नाम पे टेलीग्राम चैनल दोस्तों बनाया गया, आप जाके वहाँ से जरूर जुड़िएगा और इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोचो साथीगण कि निग्राइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके अफ्रीका आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपके किसी दूसरे देश के जनजाति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अधिकतर तो देखा जाता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो जनजाति होता है आपके देश से पूछा जाता है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उनसे रिलेटेड अगर जनजाति जितने भी देश का, आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1856 में अवध के विलय के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो मेरठ, रंगून, बॉम्बे और कलकत्ता। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो कलकत्ता इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है कि नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो कोलकाता कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है हमेशा दोस्तों। आपके एग्जाम में लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1848 से लेकर 1856 के बीच में चला था। और वहीं दोस्तों 1856 को दोस्तों कुशासन के आरोप पे लगाकर अवध को हड़प लिया था। ये भी क्वेश्चन आपके रिलेटेड करके पूछा जाता है बार बार, तो साथीगण आपको याद रखना है। लेकिन मैं पुनः आपको कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप 2025 के लिए आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो 2016 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज हर एक दोस्तों टॉपिक कवर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया दोस्तों। उसमें से अगर दोस्तों आपको लेना है साथीगण, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मात्र और मात्र मेरे मेहनत के लिए दोस्तों मैं आपसे 21 रुपया ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ दोस्तों। 500 क्वेश्चन है दोस्तों, 500 के 500 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों मैं उसका पीपीटी बनाया हूँ दोस्तों। पीपीटी बनाने के बाद दोस्तों मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत तेरे मेरे साथीगण हैं जो अब तक ले चुका है, तो आपको लेना है तो जरूर लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसमें इस तरह से फॉर्मेट से क्वेश्चन डाला गया है, हर एक क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। आपको अगर दिल ना मजा खुश हो जाए ना, तो हमको कहिएगा, ठीक है। पूरे सिस्टम से दिया गया क्वेश्चन को आपको जोन सा टॉपिक पढ़ना दोस्तों, आपके थंबनेल वाला ही जैसे कि ई बुक में डाला गया कितने नंबर के बीच में ये क्वेश्चन है, इतने नंबर के बीच में ये क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है। मात्र और मात्र इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन साथीगण की भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कैप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको दोस्तों याद रखना है कि कैप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तब यह स्थिति जानी जाती है, तो किसके रूप में? तो मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति प्रीमियम और मुद्रास्फीति अंतराल और संस्फीति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके मुद्रास्फीति जनित मंदी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक बार क्लास खत्म हो जाए तो पुनः दोस्तों रिविजन जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि पैलेस ऑफ असेंबली एक विधानसभा जिसे प्रसिद्ध वास्तुकला ली कार्बूजिए द्वारा डिजाइन किया गया था, ये पूछ रखा कि कहाँ पे स्थित है आपके पैलेस ऑफ असेंबली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है।
चंडीगढ़ में स्थित आपके पैलेस ऑफ असेंबली, जिसे ली कार्बोजिए के द्वारा डिजाइन किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके माध्यम से आपके एग्जाम में इंडिया गेट से रिलेटेड पूछा जाता है कि इंडिया गेट का डिजाइनर कौन है, तो एडविन लुटियंस आ जाएगा, जो दोस्तों आपको याद रखना है। और वहीं नई संसद भवन की बात कहूँ ना दोस्तों, तो आपके विमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये दोनों पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है कि इंडिया गेट का डिजाइन आपके एडविन लुटियंस और नए संसद भवन का डिजाइन आपके विमल पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय समुद्री कौन सा है, तो बाल्टी सागर, लाल सागर, सेलेबीस सागर और काला सागर। और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो लाल सागर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो सबसे लवणीय समुद्री समुद्र है दोस्तों। अच्छा, इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि स्वेज नहर किन के बीच में जोड़ता है दोस्तों, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जो आपको दोस्तों याद रखना है। कई बार इंपॉर्टेंट बनता है कि स्वेज नहर किनको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगर मैं पनामा नहर की बात कहूँ ना, तो ये आपके प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना, हमेशा आपके एग्जाम में स्वेज नहर और पनामा नहर से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, साथीगण की हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला पॉइंट बोलता है कि इसमें समय के साथ घाटे निवेश की आवश्यकता होती है, इससे फसल की उपज में वृद्धि होती है, इससे अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग किया जाता है, और बरखा की इसके लिए खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता होता है। तो इसमें से दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये ऑप्शन जो आपका सो गलत है, इसमें समय के साथ घटते निवेश की आवश्यकता होता है, ये दोस्तों गलत पॉइंट है। अगर मैं बात करूं हरित क्रांति, भारत में आपके एम एस स्वामीनाथन जी को और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को 1960 में हरित क्रांति दोस्तों आया था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। हरित क्रांति से तुम संबंधित दोस्तों एक फुल फॉर्म HYV आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मैं बार बार दोस्तों HYV का फुल फॉर्म बताया हूं, अगर दोस्तों आप सीरियस से पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों HYV का फुल फॉर्म आपको जरूर पता होगा, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूं कि हरित क्रांति से जुड़े और कुछ बात, तो हरित क्रांति की न्यू अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने रखा था, और वहीं भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत कब वर्ष में किया था, तो 1988, 1995, 1987 और 1991। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ साथीगण, तो 1998 जो कि करेक्ट आ जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल है, तो मारुनी, चारबा और जवारा और ढालो। अगर दोस्तों मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक लोकप्रिय अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके जवारा आ जाएगा। जो जवारा जो है ना, सो आपके मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में फसल नृत्य है। दोस्तों आपके इसी बुक में पूरे दोस्तों फसल, नृत्य और वाद्य यंत्र, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों का तीनों दोस्तों ई बुक में डाला गया है दोस्तों। मात्र 7856897115 में दोस्तों आपको जुड़ना है व्हाट्सअप के जरिए से, ठीक है। हर एक टॉपिक दोस्तों उसमें डाला गया, यानी कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा गया, और हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, है ना। अच्छा, अगर मैं मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं लोक नृत्य की बात करूँ, तो काठी, गंभीरा, फकरिया, आलदा, जिससे कि इसमें से थोड़ा कठिन है, लेकिन दोस्तों काठी की बात करूँ तो आपके वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन गणगौर आपके मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है, आपके राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें से दोस्तों आपके मटकी और राई, ये दोनों दोस्तों आपके मध्य प्रदेश से दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को वर्ष 19 को विश्व धरोहर स्थलों में सूची में जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को यूनेस्को में शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों इनसे रिलेटेड आपके हाल ही में यूनेस्को में जितने भी जोड़ा गया, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं दोस्तों चिराईदेव मोइदम जो आपके असम से संबंधित है, और अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था जो 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हौसलेश्वर मंदिर जो आपके कर्नाटक में है दोस्तों, ये आपके 42वें विश्व धरोहर स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। शांति निकेतन आपके वेस्ट बंगाल से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपके नए दोस्तों यूनेस्को में शामिल है, ये तीनों के तीनों दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या
प्रतिज्ञान से संबंधित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात कहूँ तो 219 में कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अच्छा, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल की बात कहूँ तो 231 में कहा गया कि संसद के दो या दो से अधिक राज्यों या अधिक राज्यों और एक संघ राज्य के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति आर्टिकल 231 में कहा गया। 256 257 में यह प्रावधान है कि राज्यों को कुछ मामले में संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, आर्टिकल 256-57 में कहा गया। वहीं आर्टिकल 157 में 87 में कहा गया कि राज्य विधानमंडल के सचिवालयों से संबंधित है, जो प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना अलग अलग सचिवालय स्टाफ होगा, जिसमें विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के लिए सामान्य पदों की भी सृजन शामिल है। अंतिम दोस्तों देखते हैं कि कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के बारे में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया था? तो रत्नावली की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर्ष के द्वारा रत्नावली पुस्तक लिखा गया था। अच्छा, अगर मैं कालिदास के कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बुक की बात करूँ तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमो वर्षियम, आपके रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये जितने भी दोस्तों आपके कालिदास से बहुत बड़े बड़े बुक नाम है, आपको ध्यान देना है। अगर मैं भवभूति से बात करूँ दोस्तों तो भवभूति बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर रामचरित और महावीर चरित और दोस्तों मालती माधव, ये जैसी जो रचना है जो दोस्तों आपके संस्कृत के बहुत बड़े बड़े नाम है, जो दोस्तों आपकी भवभूति से याद रखना है। अगर दोस्तों मैं विशाख दत्त की बात कहूँ तो उन्होंने मुद्राक्षस और देवचंद्र गुप्तम, ये दोनों पुस्तक आपके विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। ये भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों। आपको अगर ई बुक लेना है तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए मैं मात्र आपसे 21 रुपये ले रहा हूँ। आपके ये मोबाइल नंबर है दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर है, इसके माध्यम से दोस्तों आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। बहुत देर मेरे साथीगण जो अब तक ले चुका है, तो आप भी ना छोड़ें दोस्तों, अभी ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें से पूरे सिस्टम से क्वेश्चन बनाया गया दोस्तों। मैं पुनः कह रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनसे ना पूछा गया हो। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, धन्यवाद दोस्तों।